हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं ईश्वर सोलंकी और स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर, न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति के नियम। पिछले चैप्टर में हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ लिया। अब हम उसके आगे चैप्टर पढ़ते हैं न्यूटन की गति के नियम। ये हमारा एक नया चैप्टर है। न्यूटन की गति के नियम पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि गति क्या होती है। गति को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में आप ये देखते हैं कि ये बच्चा पहले इस बिंदु पर है। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा कि इस बिंदु से लेकर ये यहाँ तक आया है। इस बिंदु को अगर मैं ए मानूं और इस बिंदु को अगर मैं बी मानता हूँ, तो आप ये समझते हैं कि ए बिंदु से ये बच्चा दौड़कर बी बिंदु पर आ रहा है और इस डायरेक्शन में आ रहा है। ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में उसको कुछ टाइम भी लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ये बच्चा पहले ए बिंदु पर था, अब ये बी बिंदु पर है। स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी गति की? कि समय के साथ, समय टी लग रहा है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है? गति। राइट। सेकंड पॉइंट है कि गति किसी वस्तु या बिंदु के सापेक्ष ही हो सकती है। इस डायग्राम आप देखिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में पहले ए पॉइंट था, बी पॉइंट था। जब आपने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक इस बच्चे को कंटिन्यूस देखा, लगातार देखा, तभी आपने ऑब्जर्व किया कि ये गति कर रहा है। आपने अगर सिर्फ इसको ए पॉइंट तक ही देखा होगा और फिर नज़रें हटा ली तो आपको अनुमान नहीं लगा कि ये गति कर रहा है। अगर आपने सिर्फ इस पॉइंट पर इसको देखा तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये गति कर रहा है। इसके लिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगातार इसको देखना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब यही है, गति किसी बिंदु के सापेक्ष ही हो सकती है। हम पहले ए पॉइंट ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब ये ए बिंदु पर था तब से लेकर बी बिंदु पर आया तब तक हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चा गति कर रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई। गति की समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, पहले ए बिंदु पर था, अब बी बिंदु पर है और समय भी लगा है। ये उदाहरण है गति की परिभाषा को समझने के लिए कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और उसमें टाइम भी लग रहा है। और दूसरा है गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही हो सकती है, किसी बिंदु के सापेक्ष हो सकती है, पहले ए बिंदु पर, अब बी बिंदु पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़त्व हमारे टॉपिक का नाम है जड़त्व। जड़त्व का सीधा सीधा मतलब है कि परिवर्तन का विरोध। किसका विरोध? परिवर्तन का। अगर कोई वस्तु स्थिर है, एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स स्थिर है। स्थिर है का मतलब ये बिल्कुल गति नहीं कर रहा, विश्राम अवस्था में पड़ा है। ठीक है, ये बॉक्स स्थिर है। अगर इस स्थिर बॉक्स पर मैं यहाँ से बल लगाता हूँ, F बल, इस स्थिर वस्तु पर, इस स्थिर बॉक्स पर मैं F बल लगाता हूँ तो ये इधर सरकने की इसकी प्रवृत्ति होगी। अगर मैं ज़्यादा बल लगाऊंगा तो ये बॉक्स जो स्थिर है फिलहाल वो गति करने लगेगा, लेकिन ये बॉक्स इस गति का विरोध करता है। जब मैं इस बॉक्स पर बल लगाता हूं तो ये बॉक्स मेरे को बोलता है कि मैं स्थिर ही ठीक हूं, मुझे गतिमान ना करो। और अगर एक ऐसी ही ट्रॉली v वेग से इस तरफ गति कर रही है, v वेग से इस तरफ गति कर रही है, इसका मतलब ये पहले से गतिमान है। ये ट्रॉली v वेग से पहले से गतिमान है। लेकिन जब इस ट्रॉली का ड्राइवर, इस वाहन का ड्राइवर इस पर ब्रेक लगाएगा तब ये ट्रॉली रुकने की अवस्था में आएगी, ये ट्रॉली रुकेगी। लेकिन ये ट्रॉली
स्थिर अवस्था में आने का स्थिर अवस्था का विरोध करती है। ये कहती है कि मैं गतिमान ही ठीक हूं, मुझे स्थिर अवस्था में मत लाओ। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जड़त्व सीधा सीधा परिवर्तन का विरोध करता है। किसका विरोध? परिवर्तन का विरोध। इन 3 शब्दों में जड़त्व का पूरा मतलब निकल गया। उसके बाद अगर आप लाइन बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जड़त्व की लाइन आप क्या बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विश्रामावस्था में है तो वो विश्राम अवस्था में ही रहना चाहेगी, वो गतिमान होने का विरोध करेगी। और यदि कोई वस्तु गतिमान है, पहले से गति कर रही है, तो वो स्थिर अवस्था में आने का विरोध करेगी। तो अगर मैं ये इसकी लाइन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि यदि कोई वस्तु या पिंड गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी। विश्रामावस्था का विरोध करेगी। और जस्ट ऐसा ही केस है स्थिर अवस्था में। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशील अवस्था का विरोध करेगी। सेकंड पॉइंट, स्थिर वस्तु गति का विरोध करेगी। विरोध करेगी। हमने इस परिवर्तन के विरोध को, जो इसका मेन मतलब है, जो इसका मुख्य मतलब है कि जड़त्व का मतलब परिवर्तन का विरोध। अब वो परिवर्तन यदि कोई गतिशील है तो उसमें अगर अपन उसको रोकना चाह रहे हैं तो उसका भी वो विरोध करेगा। और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में पड़ी है पहले से, उसको गतिशील करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी उसका विरोध करेगी। हमने लाइन भी लिखी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी, विश्रामावस्था का विरोध करेगी। और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, वो गतिमान होने का विरोध करेगी। कुछ उदाहरण यहाँ पे देखो। आप बस में बैठे हैं, ठीक है, आप बस में बैठे हैं, बस एकदम स्थिर है, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है और जैसे ही बस रवाना होती है, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो ये व्यक्ति खड़ा है, ये दोनों एक समान है। ये व्यक्ति एक, लेकिन फोटो समझाने के लिए अलग अलग दिया है। ये व्यक्ति एकदम स्ट्रेट खड़ा है क्योंकि बस रुकी हुई है, लेकिन बस जैसे ही चलती है ये पीछे की ओर झुक जाता है। बस जैसे ही चलती है ये पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि पहले स्थिर था, बस जैसे ही चली ये उसका विरोध करने के लिए पीछे की ओर झुक गया। इसको अपन न्यूटन के प्रथम नियम में जब इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी एक और उदाहरण, ये देखिए, ये आपने भी किया होगा। गिलास पर एक पन्नी रखते हैं, उसके ऊपर एक सिक्का रखते हैं, तो जब उस पन्नी को अंगुली से हटा देते हैं तब ये सिक्का इसके अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये सिक्का विश्राम अवस्था में इस पन्नी के ऊपर पड़ा है, लेकिन जब इस पन्नी को हमने अंगुली की सहायता से हटा दिया तो जो सिक्का है वो तो विश्राम अवस्था में ही रहना चाहेगा, वो गति नहीं करना चाहता। इसलिए ये यहीं पर है। पन्नी बल लगाने के कारण, जब अंगुली से तस्काने के कारण पन्नी तो हट जाएगी, लेकिन ये सिक्का विश्राम अवस्था में रहेगा। और जब सिक्के के नीचे पन्नी नहीं रहेगी तो सिक्का पानी में गिर जाएगा। सिक्का गति का विरोध करेगा क्योंकि ये यहाँ भी विश्राम अवस्था में है। ये देखो, तीसरा एग्जाम्पल है कि ये ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर बॉल्स रखी है। अब ये जब ट्रॉली इस तरफ जा रही है तो इस जो ऊपर बॉल्स रखी है इनकी प्रवृत्ति भी ऐसी हो गई है कि ये भी इस डायरेक्शन में
गति कर रही है, लेकिन अचानक ट्रॉली रुक जाती है। लेकिन बॉल में तो क्या है, बॉल्स गतिमान है, बॉल्स इस तरफ लगातार जा रही है। जैसे हम बस में जाते हैं, जब हम बस में जा रहे होते हैं तब हम आगे की ओर हमारी जाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब बस अचानक रुक जाती है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो आगे जाने की है, तो हम अचानक आगे की ओर झुकते हैं। और जैसे हम बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, तो जैसे हम बैठे हैं बस में, जैसे ये देखिए मुझे देखिए, जैसे हम बस में बैठे हैं तो ऐसे बैठे होते हैं। जैसे ही बस रवाना होती है तो हम अचानक पीछे की ओर झुकते हैं, क्योंकि हम विश्राम अवस्था में रहना चाहेंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं विश्राम अवस्था में, बस जैसे आगे की ओर चली, हम यहीं पर थे तो हम यहीं रहना चाहेंगे, बस आगे की ओर चल जाती है। वैसा का वैसा ये है, ये बस मानो और ये हम मानो, बस जैसे ही रुकी हम आगे की ओर झुक गए और ये बॉल्स आगे की ओर गिर गई, क्योंकि ये यहाँ से लगातार आगे की ओर गति कर रही थी। ठीक है, जड़त्व का मोटा मोटा मतलब परिवर्तन का विरोध। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी, और विश्राम अवस्था में है तो वो विश्राम अवस्था में ही रहना चाहेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं गति के नियम। गति के नियम किसने दिए? गति को नियम देने वाला वैज्ञानिक थे न्यूटन। इनका पूरा नाम आइजक न्यूटन। पूरा नाम कभी नहीं पूछता, ये याद रख लो, बहुत है। ठीक है, गति के नियम देने वाले वैज्ञानिक न्यूटन। इन्होंने दिए 3 नियम, गति के इन्होंने 3 नियम दिए। फर्स्ट, इसको बोलते हैं गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम, तीसरा नियम। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। सबसे पहले आप ये जान लो कि गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम, जो अभी हमने जस्ट कुछ सेकंड्स में पढ़े हुए, जड़त्व के नियम पर आधारित है। ये पूरा का पूरा जड़त्व के नियम पर आधारित है। जो जड़त्व का नियम कहता है, गति का प्रथम नियम भी वही कहता है। अगर आपने जड़त्व के नियम को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो गति का प्रथम नियम आपको याद हो चुका है। ठीक है, जड़त्व के नियम पर आधारित है। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु पहले से विश्राम अवस्था में है तो वो विश्राम अवस्था में ही रहना चाहेगी। दोनों ही कंडीशन में वस्तु अपनी परिवर्तन का विरोध करेगी। जिस अवस्था में वो है उसी अवस्था में रहना चाहेगी। तो गति का प्रथम नियम भी यही कहता है कि यदि कोई वस्तु वो जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु गतिमान है, गतिशील है, तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी। एवं यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है, रेस्ट में है, विश्राम अवस्था में है, तो वह विश्राम में ही रहना चाहेगी। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि हम पर भी गति का प्रथम नियम लागू होता है। हम भी जब सुबह उठते हैं तो विश्राम में रहते हैं, बिल्कुल नींद में रहते हैं। कोई हमें उठाता है तो हम उसका विरोध करते हैं कि मुझे सोने दो, थोड़ी देर सोने दो। ये तो नहीं सोच रहे आप? ठीक, गति का प्रथम नियम क्या कहता है, किस पर आधारित है?
जड़त्व के नियम पर, जड़त्व के नियम पर आधारित है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो वह विश्राम अवस्था में ही रहना चाहेगी। अर्थात वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध करती है, ये समझ आ गया। दो बार जड़त्व का नियम भी यही है और गति का प्रथम नियम भी यही है, क्योंकि प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो वो विश्राम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल हम पहले से देख चुके हैं। जैसे ये देखिए, बस वाला, यदि हम विश्राम अवस्था में है, बस रुकी हुई है, तो बस के अचानक चलने से हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर बस गतिशील है तो जैसे ही बस ब्रेक लगाती है हम आगे की ओर झुक जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा है ये कि जब गिलास की पन्नी से अचानक पन्नी को हटाते हैं तो सिक्का पानी में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्का विश्राम अवस्था में है, तो ये विश्राम अवस्था में ही रहना चाहेगा, विश्राम अवस्था में रहना पसंद करेगा। तो सिक्का तो विश्राम अवस्था में ही रहेगा, सिक्का आगे नहीं खिसकेगा, लेकिन पन्नी खिसक जाने की वजह से सिक्का पानी में गिर जाता है। ये भी देख लीजिए, बॉल्स ऊपर की लगातार गतिशील है, लगातार इस डायरेक्शन में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, लेकिन अचानक ट्रॉली के रुकने से भी बॉल उस दिशा में जाना प्रेफर करेगी, उस दिशा में जाना चाहेगी। तो बॉल्स इस ट्रॉली से निकलकर आगे की ओर चली जाती है। और एग्जाम्पल देखें तो आपने कंबल से धूल निकाली होगी, कंबल को पीटते हैं तब बिल्कुल इस प्रकार की कंडीशन होती है। ये कंबल पे उपस्थित धूल के कारण है, जो डस्ट जमी होती है। ये कंबल पर अगर सिर्फ मैं इसको ऐसे देखूं साइड से, तो ये कंबल है और ये इस पे पार्टिकल है जो धूल के, डस्ट के, और इसी को हमें निकालना है। जब मैं छड़ी को इस पर मारता हूं तो ये वाली जो चादर की परत है ये पीछे हो जाती है, बिल्कुल ऐसे, और ये सारे पार्टिकल वायुमंडल में फ्री हो जाते हैं। इस प्रकार ये इस कंबल से ये सारे पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि पहले का कंबल की लिमिट ये थी, मैंने जैसे इसको छड़ी से मारा ये कंबल पीछे की ओर खिंच गई, और जो ये सारे पार्टिकल जो रेस्ट में थे कंबल पर विश्राम अवस्था में ठहरे हुए थे वो भी यहीं हैं, और कंबल पीछे खिसक गई, और विश्राम अवस्था में रहने के कारण ये कंबल से ये धूल के कण बाहर निकल गए। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो धूल के कण निकालना हो गया, बस का अचानक ब्रेक देने पर हमारा आगे की ओर झुकना हो गया, बस का अचानक चलने से हमारा पीछे की ओर झुकना हो गया, गिलास की पन्नी से सिक्का गिलास में गिरना हो गया। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल गति के प्रथम नियम के हैं। प्रथम नियम मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। जड़त्व का नियम और प्रथम नियम दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। दूसरा नियम हम देखते हैं, गति का दूसरा नियम, गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। कभी कभी यह सवाल पूछ लेता है गति का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो जड़त्व के नियम पर, और गति का द्वितीय नियम तो संवेग संरक्षण के नियम पर। किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर। गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में
परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। क्या कहना चाहता है ये कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु का जो संवेग होगा उसमें जो परिवर्तन होगा वो उस वस्तु पर बल के समानुपाती होती है। यानी इसमें ये जो P है ये है संवेग और ये जो F है ये बल। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग और परिवर्तन की दर, दर का मतलब आपको टाइम के साथ करना है। दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, समानुपाती का आरोपित बल के बराबर होती है। ये संवेग, इसमें परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो गया P अपॉन T, P बटा T, और ये बल है। तो क्या निकल गया, आरोपित बल के समानुपाती, आरोपित बल के बराबर कौन, संवेग में परिवर्तन की दर, ये संवेग और इसमें ये परिवर्तन की दर T। F बराबर P अपॉन T, बल बराबर संवेग बटा समय। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल गया। F क्या है बल, P क्या है संवेग और T क्या है टाइम। अब फिर से देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु जैसे ये बॉल है, ये बॉल गति कर रही थी, इसमें संवेग था, तो जैसे ही इस बॉल को इसने अपने हाथों में कैच किया, इसके संवेग में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन हुआ तो जितने समय में संवेग में परिवर्तन हुआ वो उस बल के समानुपाती होती है जो इस फिल्टर द्वारा लगाया गया, इस फिल्टर द्वारा जो बल लगाया गया उसके समानुपाती है। इसका मतलब ये बॉल का P क्या है, बॉल का संवेग, और जो संवेग में परिवर्तन हुआ वो ये समय, और जो फिल्टर लगाया गया बल, फिल्टर द्वारा, क्षेत्र रक्षक द्वारा लगाया गया बल F। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, F बराबर P अपॉन T। P क्या है संवेग, T क्या है टाइम, समय। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर P अपॉन T है और आरोपित बल के समानुपाती, आरोपित बल के बराबर। तो P अपॉन T किसके बराबर है, F के बराबर। आगे स्टेटमेंट है कि संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इस बॉल में संवेग था, जैसे इस फिल्टर ने इसको कैच किया, इस पर बल लगाया, तो इसमें जो परिवर्तन होगा, संवेग में जो परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में होगा, बल की दिशा में होगा। ठीक है, गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, और द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, और जो संवेग में परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में होगा। जिस दिशा में बल लगाया जाएगा उस दिशा में संवेग परिवर्तन होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। एक और फॉर्मूला है F बराबर ma, इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। F बराबर ma, यहाँ पे F क्या है बल, m है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और a है वस्तु का त्वरण। ठीक है, F बराबर ma, ये फॉर्मूला भी आंकिक प्रश्न में बहुत काम आने वाला है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। उदाहरण ये देखते हैं कि फील्डर जब बॉल को कैच करता है तो उसके हाथों को चोट नहीं लगे, इसके लिए वो बॉल को जस्ट पकड़ते ही पीछे की ओर खींचता है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि जब क्षेत्र रक्षक, इसका जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि जब क्षेत्र रक्षक बॉल को रोकता है तो अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, ये प्रक्रिया, ये क्रिया गति के कौन से नियम पर आधारित है? तो कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो मोटरसाइकिल, कार के जो शॉकर होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कहीं खड्डा जंप होता है तो उससे गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचे। अगर शॉकर नहीं होंगे तो जब भी खड्डा आएगा गाड़ी नीचे गिरेगी, जब भी जंप आएगा गाड़ी
ऊपर होगी, लेकिन शॉकर होने की वजह से गाड़ी की जो साम्य अवस्था है, गाड़ी लगभग उसी अवस्था में रहती है। अगर कहीं जंप आएगा तो शॉकर संपीड़ित हो जाएंगे और कहीं खड्डा आएगा तो शॉकर फैल जाएंगे। तो गाड़ी को नुकसान से बचाने के लिए शॉकर का यूज़ करते हैं, और वो शॉकर भी गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो गति का द्वितीय नियम समझ आ गया, किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी वस्तु का संवेग जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वो संरक्षित रहता है, तब तक वो परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर जो बल लगाया जाएगा उसके बराबर होगी, और संवेग में परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में होगा। जिस दिशा में भी आप बल लगाएंगे उस दिशा में संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग हम कब से कर रहे थे? हम अब पढ़ते हैं संवेग के बारे में कि संवेग है क्या। संवेग संरक्षण पढ़ लिया, संवेग संरक्षण हमने इस वर्ड भी यूज़ किया पिछले गति के द्वितीय नियम में। तो संवेग है क्या? संवेग क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संवेग क्या है। तो वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और जिस वेग से वो गति कर रही है उसका गुणनफल है। द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? m से, और वेग को v से। तो m और v का गुणनफल है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। m और v का गुणनफल है, तो यहाँ देखिए m और v का गुणनफल, और p क्या है? संवेग। तो p बराबर mv, वस्तु के द्रव्यमान m, वेग v का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा p = m.v। इसका मात्रक हमने जब मात्रक और मापन पढ़ा था तब हमने इसका मात्रक पढ़ा था। देखिए क्या है? द्रव्यमान, इसका सूत्र क्या है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है किलोग्राम होता है, वेग का मात्रक आपको पता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो संवेग का मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। प्रति क्यों बोला? क्योंकि सेकंड नीचे है, बटा में नीचे है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। एक नीचे ये टॉपिक दिया हुआ है भौतिक राशियाँ। इस टॉपिक को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल वही सेम टॉपिक है, अदिश राशि और सदिश राशि का। अदिश राशि आपको बताया गया है कि अदिश राशि किसी भी राशि में दो चीज़ हो सकती है। एक तो हो सकती है परिणाम, और एक हो सकता है उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन। लेकिन यहाँ देखिए अदिश दिशा नहीं है, तो क्या है? केवल मैंने अभी आपको बताया किसी राशि में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। इसमें दिशा नहीं है तो केवल क्या उपस्थित होगा? परिमाण। परिमाण का मतलब सिर्फ वैल्यू। आप डायरेक्शन नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्शन ज्ञात नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा। दिशा नहीं। अदिश राशि में केवल परिमाण, दिशा नहीं होती। और सदिश राशि में सदिश, दिशा भी साथ में है। तो इसमें क्या लिखेंगे? परिमाण व दिशा दोनों उपस्थित। इसमें परिमाण भी उपस्थित है, मतलब वैल्यू भी उपस्थित है, और दिशा भी उपस्थित है। अदिश में केवल परिमाण है, दिशा नहीं है,
और सदिश में परिमाण भी है और दिशा भी है। ओके, संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, तो संवेग, संवेग डॉट 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 है तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ये फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा और ये मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो नियम हमने पढ़ लिए। दो नियम क्या पढ़े? गति का पहला नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है, जो क्या कहता है यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में रहेगी तो वो गतिमान अवस्था का विरोध करेगी, और कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वो विश्राम अवस्था का विरोध करेगी। अब कहने का मतलब है कि अपने परिवर्तन का विरोध करेगी। और दूसरा नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और जो बल लगाया जाएगा उसी दिशा में संवेग परिवर्तन होगा। अब है गति का तृतीय नियम। दो नियम बहुत इजी थे। गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित। क्रिया प्रतिक्रिया, क्या लिखा मैंने? गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित। क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु, ठीक है, अपन इसको नियम को समझते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह है कि यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वो दूसरी वस्तु उतना ही बल वापस पहली वस्तु पर लगाती है। देखिए यही लिखा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड पे बल लगा रहा हूँ, F बल, इस बोर्ड पर मेरी हाथ पहली वस्तु है, ये बोर्ड दूसरी वस्तु है। अगर मैं इस पे बल लगाऊंगा तो मैं जितना बल लगा रहा हूँ ये बोर्ड भी वापस मेरे पे उतना ही बल लगा रहा है। जैसे ये पेन है, मैं पेन पे जितना बल लगा रहा हूँ ये पेन भी मेरी तरफ उतना ही बल लगा रही, लेकिन मैं इसको इस दिशा में बल लगा रहा हूँ और ये मेरे को उसकी विपरीत दिशा में यानी मेरी तरफ वापस बल लगा रही है। दूसरा पॉइंट है यदि एक क्रिया करती है तो दूसरी वस्तु प्रतिक्रिया करती है। बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि अगर आप उसको एक डायरेक्शन में बल लगाएंगे तो वो वस्तु आपको उसके उल्टे डायरेक्शन में बल लगाएगी। अगर मैं मेरी तरफ से लगाए गए बल को क्रिया कहता हूँ तो वो जो उल्टा बल लगा रही है उसको क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया। राइट, बहुत सरल सी बात है। अगर एक वस्तु क्रिया करती है तो वो वस्तु वापस प्रतिक्रिया करती है। ये बात समझ आ गई? एक वस्तु जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु उतना ही बल वापस लौटाती है। लेकिन क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विपरीत दिशा में, सेम दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में। मैंने इस पेन पर आगे की ओर बल लगाया, मेरे आगे की ओर इस डायरेक्शन में, लेकिन ये पेन मुझ पर उल्टे दिशा में मेरी तरफ वापस बल लगा रही है। तो क्या हो गया? एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। कहने का मतलब है कि एक क्रिया करेगी तो दूसरी प्रतिक्रिया करेगी। दोस्तों फिर इसके उदाहरण पे आते हैं, जिसके उदाहरण देखिए। जैसे ये गुब्बारा है, आपने कभी गुब्बारे में हवा भरी होगी, फिर उसको जैसे ही गुब्बारे को यहाँ से पकड़ रखा है, जैसे यहाँ से ही हमने पकड़ रखा है, हवा अंदर भरी हुई है, जैसे ही मैं इस गुब्बारे को छोड़ता हूँ वैसे क्या होगा? अंदर की हवा निकलेगी और गुब्बारा ऊपर की ओर गति करेगा। इसको समझने से पहले इसको देखो, एक्शन रिएक्शन। एक व्यक्ति नाव पे खड़ा है, जैसे ही यहाँ पे माना कि किनारा आया, ये माना कि कोई पत्थर रखा है किनारे वाला। अब ये व्यक्ति इस किनारे पे उतरना चाहता है, तो जैसे ही ये नाव से इस पर उतरना चाहेगा, ये नाव से जब भी कूदेगा तो ये एक नाव पर पीछे की ओर बल लगाएगा, जिसे हमने क्या बोला? एक्शन। और ये नाव वापस इसको आगे की ओर बल लगाएगी, जिसको क्या नाम दिया हमने? रिएक्शन। ये समझ आ रहा है?
ये व्यक्ति इस पिंड पर कूदना चाहता है तो ये नाव पर एक नीचे की ओर एक्शन फोर्स लगाएगा, एक्शन एक बल लगाएगा जिसे हम एक्शन का नाम दे रहे हैं। और ये वापस जितना बल इस व्यक्ति ने नीचे की ओर लगाया, नाव वापस इतना बल ऊपर की ओर लगाएगी, जिसे क्या बोला, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। जैसे हम रॉकेट जब उड़ान भरता है तब जो इसका लॉन्च पैड होता है, जिस पैड से ये जिस पर ये खड़ा होता है उसको लॉन्च पैड बोलते हैं। जब ये लॉन्च पैड से उड़ान भरता है तब नीचे की ओर बहुत तेज गति से हवाएं छोड़ता है, गैस छोड़ता है, जैसे ये आपको दिख भी रही होगी, बहुत तेज गति से नीचे गैस छोड़ता है। अब जब ये गैस नीचे छोड़ता है तो गैस भी वापस इसको ऊपर की ओर बल लगाती है, इस वजह से ये रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये गुब्बारा गति कर रहा है। गुब्बारा गति कैसे करता है, जैसे ही मैंने इस गुब्बारे के ओपनिंग माउथ को अपने हाथ से छोड़ा, गैस नीचे की ओर और ये गैस वापस इस गुब्बारे पे ऊपर की ओर बल लगाएगी, जिसकी वजह से ये गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर गति करेगा। देखा भी होगा आपने, बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो इसके उदाहरण कौन से हो गए, रॉकेट का प्रणोदन, जब रॉकेट छूटता है तब नीचे की ओर बहुत तेज गति से गैस निकालता है, और ये गैस निकालने की वजह से गैस जितनी स्पीड से निकलेगी नीचे, वापस उतनी ही प्रतिक्रिया बल इस पे ऊपर की ओर लगेगा, जिससे ये वापस ऊपर की ओर उड़ता है। गुब्बारे का मुंह खोलने पर अचानक गुब्बारे का ऊपर की ओर गति करना, ये भी इसका तीसरे नियम का उदाहरण है। नाव से कोई व्यक्ति किनारे पर उतरता है तो नाव पर एक बल लगाता है नीचे की ओर, उतना ही बल नाव वापस उस व्यक्ति पर लगाती है, जिससे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और ये भी इस गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, इसके उदाहरण समझ आ गए, तीनों नियम के उदाहरण समझ आ गए। अब उसके बाद टॉपिक है बल, फोर्स। हमने बहुत जल्दी में ये 3 नियम पढ़े हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, इस नियम से और ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाता। नियम पढ़ लिए हमने, उसका उदाहरण पढ़ लिए, तीनों नियम किस नियम पर आधारित ये भी पढ़ लिए। उसके बाद है बल की परिभाषा, जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, किसी को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। हम 9th में 10th में यही पढ़ते थे कि किसी जो व्यक्ति है उसको धक्का दे दो या उसको खींच दो, तो उसमें जो भी जो क्रियाएं हुई, जो प्रोसेस हुआ, वो बल कहलाता है। लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर विराम व गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। कहने का मतलब है कि बाह्य कारक यानी ये कोई वस्तु है, ये एकदम स्थिर पड़ी है। अब इस सेंटेंस को समझिए, ये वस्तु एक स्थिर पड़ी है, ठीक है। अब इस वस्तु में अंदर से तो कोई बल काम नहीं करेगा, पड़ी। मैंने बाहर से इस पे एक बल लगाया F, तो क्या हो गया, जो मैंने बल लगाया वो बाह्य कारक हो गया। मैंने बाहर से इस पे बल लगाया, इसके अंदर से कोई ऐसा बल काम नहीं करेगा जिसकी वजह से ये गति करेगी, जिसकी वजह से इसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो मैंने बाहर से बल लगाया, जिसको क्या बोला गया, बाह्य कारक। बल वह बाह्य कारक है, ये मैंने बल लगाया, ये क्या है, बाह्य कारक, क्योंकि मैंने ये वस्तु के बाहर से लगाया, अपनी ओर से लगाया, वस्तु के अंदर ये बल नहीं था, जो किसी वस्तु की विराम व गति अवस्था में परिवर्तन करता है। ये विराम अवस्था में है तो मैंने इस पे एक बल बाहर से लगाया, जिसकी वजह से ये आगे गति करना स्टार्ट हो गया, तो इसकी स्थिर अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम व गति अवस्था में परिवर्तन करता है। विराम व गति कहने का मतलब है कि जो उसकी अवस्था है उस अवस्था में परिवर्तन करवाता है, और परिवर्तन का जिम्मेदार कौन है, बल। ठीक है, किसी वस्तु जो स्थिर हो सकती है, गतिमान हो सकती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, बल। तो बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक कहने का मतलब है कि आपने वो वस्तु के बाहर से लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स है, वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम व गति अवस्था में परिवर्तन करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। बल का मात्रक हमने कई न्यूमेरिकल सॉल्व किए। बल का मात्रक अब तक तो आपको मुख्य जुबानी याद हो गया होगा, बल का मात्रक न्यूटन, और न्यूटन की दिए हुए नियम ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो बल का मात्रक न्यूटन।
और ये बल का सूत्र, बल का सूत्र कई बार हमने पढ़ा है, F बराबर ma। ठीक है, ये यहाँ पे ये लिखने का मतलब है कि बल एक सदिश राशि है। जब हमने थोड़ी देर पहले अदिश और सदिश की बात की थी ना, तो उसी सदिश राशि में बल भी आता है। बल एक क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब जो द्रव्यमान है उसमें तो दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो त्वरण है उसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। वस्तु किस दिशा में त्वरित हो रही है ये जानना आवश्यक है। बिना दिशा के त्वरण ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए बल एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने सब तीन नियम पढ़े। तीन नियम के बाद हमने बल पढ़ा। अब बल के बाद उसी नियम पर और उसी बल के कॉन्सेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे जो भी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएं, एकदम से सारे हमें मुख जुबानी याद हो जाएं। तीन नियम में वापस एक बार दोहरा दूंगा। पहले ये न्यूमेरिकल देखो। ये न्यूमेरिकल कहना चाहता है कि एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है। इस पर लगने वाला कुल बल है। हमें क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। क्या दिया है? 2 किलोग्राम की एक वस्तु, इसका मतलब हमें द्रव्यमान दिया है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, इसका मतलब हमें त्वरण भी दिया है। ज्ञात क्या करना है? F दिया क्या है? द्रव्यमान कितना दिया है? 2 किलोग्राम। और त्वरण कितना दिया है? त्वरण यानी A, एक्सीलरेशन। A कितना दिया है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F नहीं दिया है, F ज्ञात करना है। M दिया है और A दिया है। बिल्कुल, तो बल का फॉर्मूला अप्लाई करो। हमने बहुत बार पढ़ा है, बल बराबर ma, F बराबर ma। M ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है, M और A दिया हुआ है। तो M 2 किलोग्राम, त्वरण कितना? 4, तो F बराबर 8 न्यूटन। ये आंसर आएगा। 2 किलोग्राम की वस्तु है, द्रव्यमान हमें दिया है, त्वरण भी दिया है। तो फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू फॉर्मूले में रखनी है और आंसर अपने आप आपके सामने होगा। बल का मात्रक क्या? न्यूटन। तो बल कितना हुआ? 8 न्यूटन। अब आप ऑप्शन में देखें, ए में है 8 न्यूटन, नहीं है। बी में है, नहीं है। सी में है, नहीं है। डी में, यस। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? डी, क्योंकि बल कितना है? 8 न्यूटन, और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन की प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 100 न्यूटन का एक बल F दिया है, एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। अब यहाँ पे क्या है? F भी दिया है और M भी दिया है। याद करो बल का फॉर्मूला, M डॉट A। इसमें से F आपको दिया है, M आपको दिया है, और ज्ञात क्या करना है? क्या नहीं दिया? A नहीं दिया, और ज्ञात भी क्या करना है? A ज्ञात करना है, राइट। तो बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू है? F कितना दिया है? 100 न्यूटन। बल आपके पास है 100 न्यूटन, बराबर का बराबर निशान। द्रव्यमान कितना दिया है? 50 किलोग्राम, और A आपको ज्ञात करना है। ठीक है, A आपको ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसे हाईलाइट कर दो। ज्ञात क्या करना है? A। अब देखो 50 इसके साथ गुणा में है, आप इसका पक्षांतर करेंगे
जब ये पक्षांतर करने पर बराबर के इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे गुणा का निशान है, तो 50 इधर जाके भाग में चला जाएगा, बराबर ए। अब देखो 50 से 100 कटते हैं 2 बार, तो ए कितना आया 2 और ए का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, कुछ ही मिनट में आपके सामने आंसर है। एफ दिया है, एम दिया है, आपको ए याद करना है, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में मान रखो और आंसर आपके सामने। कितना आया, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऑप्शन देखो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। इसमें 2.5 गलत है, 0.2 गलत है, 3 गलत है, तो पहले में आंसर मिल गया। क्या आंसर हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। पिछले क्वेश्चन में आपको एम और ए दिया था, प्रश्न में एफ ज्ञात करना था, इसमें थोड़ा सा हटके था, एफ आपको दिया था और ए ज्ञात करना था आपको, आपने कर लिया बिल्कुल आसानी से, आपका आंसर भी आ गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन हो रहा है, संवेग में, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन होता है और कितने टाइम में होता है वो भी हमें सवाल में दिया है। तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, क्या ज्ञात करना है, बल। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला था F बराबर एम ए, लेकिन यहाँ बल तो पूछा है लेकिन ना m दिया है और ना a दिया है। अब याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हमने जब गति का द्वितीय नियम पढ़ा था तब हमने उसकी द्वितीय नियम की डेफिनेशन क्या बताई थी कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो बल के समानुपाती होती है, वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला आगे प्रश्नों में काम आएगा। वो फॉर्मूला था F बराबर P अपॉन T। P यहाँ है संवेग और T है टाइम, और संवेग में परिवर्तन दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा सीधा हम जो पूछा है F का मान वो हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए F पूछा है, F ज्ञात करना है। P संवेग यानी संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन क्या हुआ, P2 माइनस P1। स्पष्ट रूप से आप लिखना चाहें तो P को, क्योंकि यहाँ पर संवेग में परिवर्तन दिया है, P2 माइनस P1, ये क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये हो रहा परिवर्तन। और कितने सेकंड में हो रहा है, 0.02, 0.02। अब इस दशमलव को हटाने के लिए दो संख्याओं से, दशमलव के बाद दो संख्या है तो मैं इसको ऊपर 100 से गुणा कर दूंगा तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आया, 10 × 100 1000, और नीचे क्या बचा, सिर्फ 2। F हमें ज्ञात करना है। 2 से 1000 कितनी बार कटे, 500 बार, राइट, मैं सही हूं। 2 से 1000 कितनी बार कटे, 500 बार। तो क्या आंसर आया, 500। F बराबर 500, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था। एक फॉर्मूला हमारे पास ये था, एक फॉर्मूला हमारे पास ये था बल ज्ञात करने का। इस फॉर्मूले से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए।
इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ना तो द्रव्यमान दिया है और ना ही त्वरण दिया है। क्वेश्चन में दिया है संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग में परिवर्तन की दर जब दी जाती है तो कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। दो फॉर्मूले हैं बल ज्ञात करने के, राइट। ये क्वेश्चन भी हो गया, बल पूछा था, बल लास्ट में निकल गया। अब रहा ऑप्शन ढूंढो। ए तो गलत है क्योंकि 200 दिया है, 550 दिया ये भी गलत है, ये 500 दिया है ये सही है, और 100 दिया ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। F बराबर 500 न्यूटन आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 6 सेकंड में, 6 सेकंड है, 65 नहीं है, 6 सेकंड है, 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग में एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम है। देखो पहले तो आप ये देखो, आपको क्या दिया है? m दिया है। कितना दिया है m? 100 किलोग्राम। अगर आप ये पता लगा लेते कि आपको प्रश्न में क्या क्या दिया है तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। जैसे m दिया है, फिर क्या दिया? टाइम भी दिया है। कितना दिया है? 6 सेकंड। उसके बाद वेग में एक समान रूप से त्वरित, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाता है? 17 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन दिया है। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना दिया है? वेग में परिवर्तन क्या होता है? जो आपका बाद का वेग है माइनस जो आपका पहले का वेग है, v2 माइनस v1, ये हुआ वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना है? 17 माइनस v2 कितना है? v1 कितना दिया है? 5। v2 कितना दिया है? 17, क्योंकि 5 से बढ़कर कितना हो गया? 17 हो गया। तो 5 वाला तो पहले वाला वेग है और लास्ट वाला वेग कौन सा है? 17। तो लास्ट वाले में से पहले वाला घटा देंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना बढ़ गया, 5 से कितना बढ़ गया। तो 17 माइनस 5 कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकंड। वेग में कितनी बढ़ोतरी हुई? कितना परिवर्तन हुआ? 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो आपके पास m है, t है और वेग में परिवर्तन है। अब आपको पता होगा कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। जो इस फॉर्मूले में जो a है, ये क्या है? त्वरण है। हम कभी से यही कह रहे हैं कि द्रव्यमान बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यहाँ देखिए वेग में परिवर्तन दिया है और टाइम भी दिया है। और तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब a हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं और बिल्कुल करेंगे भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। f ज्ञात करना है, m है अपने पास, a भी वहाँ से निकल जाएगा। a कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर m दिया है 100 किलोग्राम, ये हमने मान रखा 100, गुणा वेग में परिवर्तन की दर। कितना परिवर्तन हुआ है वो ऊपर लिखेंगे और कितने टाइम में हुआ है वो नीचे लिखेंगे। वेग में परिवर्तन की दर मतलब क्या होता है? v/t, v2 माइनस v1, ये वेग में परिवर्तन हो गया और उसकी दर यानी कितने समय में हुआ है, ये t हो गया। कितना परिवर्तन हुआ? 12। और कितने टाइम में हुआ? 6 सेकंड में। अब बहुत इजी हो गया सारा। अब ये देखिए 6, 12 से 12, 6 से 2 बार कट गए। अब लास्ट में क्या आंसर बचा? 100 × 2 क्या हो गया? 200 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। आपके पास m दिया था,
टाइम दिया था, वेग में परिवर्तन की दर दी थी। तो आपको क्या ज्ञात करना था? बल ज्ञात करना था, F ज्ञात करना था। और F ज्ञात करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले, एक तो संवेग में परिवर्तन और एक द्रव्यमान इनटू त्वरण वाला। तो आपको त्वरण दिया नहीं था, आपको डायरेक्टली त्वरण नहीं दिया था, लेकिन क्या दे दिया इसने? वेग में परिवर्तन भी दे दिया और टाइम भी दे दिया। अब हमें यह समझना था कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, और जब हमने ये समझा तो हमारा आंसर सीधा सीधा बहुत आसानी से निकल गया। कितना निकला? 200 न्यूटन। अब देखो 200 मीटर पर सेकंड, 200 न्यूटन, 200 पास्कल, 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हर ऑप्शन में 200 है, हर ऑप्शन में 200 है। लेकिन हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है बल। अगर हम चाहते तो इसको इस बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर सकते थे। अब पूछो सर कैसे? कैसे कि ऐसे, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मात्रक है मीटर पर सेकंड, यहाँ मात्रक है पास्कल, यहाँ मात्रक क्या दिया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है त्वरण का मात्रक, लेकिन त्वरण हमसे पूछा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। पास्कल होता है दाब का मात्रक। जब हमने मात्रक पढ़े थे तब हमने पास्कल को दाब का मात्रक बताया था, तो दाब भी तो पूछा नहीं यहाँ पर तो क्या पूछा है? बल पूछा है। ये न्यूटन, बल का मात्रक ऑब्वियसली न्यूटन होता है, बिल्कुल सही बात है। और हमारा आंसर भी कितना आया? 200 न्यूटन। तो ये आंसर करेक्ट हो गया। और ये दिया है मीटर पर सेकंड, तो ये तो चाल का मात्रक होता है, चाल और वेग का। तो चाल और वेग भी यहाँ पूछी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी। ये 3-4 क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सिर्फ 2 फॉर्मूला बेस्ड है। एक तो फॉर्मूला ये वाला था, F बराबर ma, और एक फॉर्मूला था ये वाला, संवेग में परिवर्तन की दर। ऊपर संवेग में परिवर्तन आ जाएगा और नीचे टाइम। तो इस दोनों फॉर्मूलों से संवेग के सारे क्वेश्चन और बल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने आज पढ़ा गति के नियम। गति किसे कहते हैं? उसके बाद गति का प्रथम नियम, वो जड़त्व पर आधारित है, जड़त्व का नियम भी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा गति का द्वितीय नियम, उसके बाद हमने पढ़ा गति का तीसरा नियम, उसके बाद बल पढ़ा, और उसके बाद बल पे आधारित कुछ सवाल हमने सॉल्व किए। हमने हर एक नियम जो गति के हैं, जो न्यूटन ने दिए थे, उनके सबके एग्जाम्पल देखे और उस पर अच्छी खासी पिक्चर के द्वारा डिस्कशन किया। ठीक है, ये आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक में हमने गति के नियम पढ़े हैं और बल पढ़ा है और उस पर कुछ सवाल किए हैं हम। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैखिक संवेग और संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।